जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम M2R5 जो आपका सेकंड मॉड्यूल है, M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग इसका मॉड्यूल नेम है, उसके फर्स्ट चैप्टर के MCQ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी जुलाई 2022 में ओ लेवल M2R5 का एग्ज़ाम है तो ये क्लास आप सभी के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है। देखिए, आपका जो M2R5 है ये आपके M3 यानी पाइथन की बराबरी करता है। कहने का मतलब आप M1R5 को भी आसानी से पास कर सकते हैं, M4R5 को भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। इसमें ना तो कुछ है, केवल इसमें थ्योरी है, आपको पढ़ना है, समझना है और एग्ज़ाम देकर आ जाना है। लेकिन जो आपका M2R5 है इसमें एक कोडिंग आती है और M3R5 में आपकी पाइथन आती है, जो कि बच्चों को सीखने में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर जो बच्चे फ़ेल होते हैं वो ऐसा माना गया है कि ज़्यादातर तो होते हैं M3R5 में यानी पाइथन में। पहले सी लैंग्वेज आती थी, अब पाइथन आती है। और फिर सेकंड नंबर पे जो आपका मॉड्यूल आता है वो आता है M2R5 यानी कि कोडिंग। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बच्चे इसमें फ़ेल होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और वो ट्रिपल सी की इस एग्ज़ाम को ट्रिपल सी की तरह समझते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सीरियस हैं, आप वो लेवल करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं मैंने लिए हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको भी एक क्वेश्चन बताना है, आपके लिए एक होमवर्क मिलेगा। उस क्वेश्चन को आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आप अच्छे से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो। आपका एग्ज़ाम मैंने पहले भी बताया था कि जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में हो सकता है। एडमिट कार्ड आ जाए और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जुलाई में पॉसिबल नहीं है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। 1 महीना आप अपने पास मान के चलिए, 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो इसमें आप अगर आपने 2 पेपर लॉक किए हैं तो 2 की तैयारी अच्छे से कीजिए, और 4 किए हैं तो 4 की तैयारी भी अच्छे से कीजिए। देखिए, मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर M1 की बनाओ, M2 की बनाओ, M3 की बनाओ और M4 की बनाओ। तो देखिए, मैं जितना पॉसिबल होता है मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। इसको टाइप मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही इसको टाइप भी करता हूँ, सब कुछ वीडियो बनाना, एडिट करना, इसको अपलोड करना, बहुत कुछ होता है यार। लेकिन मैं इतना मतलब मैनेज नहीं कर पाता हूँ, और फिर मैं इतना बिजी भी रहता हूँ कि इस ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक दिन में एक वीडियो, कभी कभी वीडियो आती भी नहीं है। बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आज वीडियो नहीं आई, क्या हुआ? तो बहुत अभी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, आपको बाद में बताऊँगा। तो इस वीडियो में फाइनली हम M2R5 के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग पे डिस्कस करेंगे। इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 अध्याय हैं। इनको इसमें से 3-4 तो चैप्टर इजी हैं और 3-4 में आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, उस तरीके से अगर आप समझोगे, तो आपको पढ़ने में, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका सब्सक्राइब करने का तो बनता ही है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। M2R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग। इसी चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। 8 चैप्टर हैं, 8 के नाम आपको बता देता हूँ। सेकंड चैप्टर है आपका एडिटर्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर है HTML एंड बेसिक्स। फोर्थ चैप्टर है CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। 5 से जो चैप्टर है वो है CSS फ्रेमवर्क। 6 चैप्टर है आपका जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। फ़ोटो एडिटर्स आपका 7 चैप्टर है। 8 चैप्टर आपका वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, और आपका ये टोटल 8 चैप्टर ख़त्म होते हैं। ठीक है? तो इन्हीं को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं, उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोट्स हैं और लेवल के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। साथ अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताता हूँ उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अगर यहाँ पे आईपी लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं, ठीक है। इनमें इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, यानी जो टीसीपी है वो किस में, इन 4 ऑप्शन में से किस में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन लेयर, सेकंड है नेटवर्क लेयर, थर्ड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और 4 है आपका फिजिकल लेयर। तो बताइए विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है आपका, ए सही होगा, बी, सी या डी। तो आप क्या सोचते हैं कौन सा दोस्तों सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, इंटरनेट पर इंटरनेट प्रोटोकॉल के किस वर्जन यानी संस्करण का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर इंटरनेट प्रोटोकॉल के किस संस्करण का यानी किस वर्जन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए IPv2, ऑप्शन नंबर बी है आपका IPv4, ऑप्शन नंबर सी है IPv1 और ऑप्शन नंबर डी है IPv6। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो IPv2 होता है ये तो होगा नहीं, IPv1 भी नहीं होगा, ये आपने सुना ही नहीं होगा, केवल आपके मन में आएगा IPv4 या IPv6। जो IPv4 है ये ओल्ड वर्जन है और IPv6 एक न्यू वर्जन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका IPv4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, IPv4। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। IPv का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, और 4 तो लगा ही है, तो आप समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मान्य यानी वैलिड ईमेल एड्रेस है, इनमें से कौन सी एक ईमेल मतलब वैलिड है, वैध है, सही है। आपके पास सभी के फ़ोन में ईमेल तो होती है, सभी यूज़ भी करते हो, तो बताओ कौन सी सही होगी। ahmad@india.com, देखिए इसमें शुरू में @ लगाए थे तो होगी नहीं, इसको हटा दो। ahmad.india.com ये भी नहीं होगा, डॉट यहाँ पर नहीं होगा, और इसमें @ भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है ahmad.@india.com, ये भी नहीं होगा क्योंकि अहमद के बाद और @ से पहले डॉट नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, ahmad@india.com सही आपकी जो है वैध यानी वैलिड ईमेल आईडी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा लिंक लेयर त्रुटि यानी गलती का पता इसके द्वारा लगाया जाता है। जो डेटा लिंक लेयर है उस पर गलती का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, पैरिटी के द्वारा, हेमिंग कोड, इक्विलाइजेशन और या सभी के द्वारा। बताइए कौन सा जो है सही आंसर होगा। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। नंबर ए सही होगा, पैरिटी बी सही होगा, हेमिंग कोड सी सही होगा, इक्विलाइजेशन या डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें पैरिटी नहीं होगा, हेमिंग कोड भी नहीं होगा, इक्विलाइजेशन भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन जो हैं आपके चारों ही क्या हैं, गलत लिख दिए हैं, गलती से टाइप हो चुके हैं। इनमें से कोई सा भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो सर फिर ऑप्शन सही क्या होगा, आप अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको बाद में मैं आपको एडिट करा के प्रोवाइड करा दूंगा। इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा वो होगा आपका साइक्लिक रिटेंडेंसी कोड, ठीक है। साइक्लिक रिटेंडेंसी कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का आप अलग से आंसर लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में अब आपको खुद बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं ये आपको बताना है। तो OSI मॉडल में 5 लेयर होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं या 7 लेयर होती हैं, कौन सा सही है बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और इन 7 को कैसे याद करोगे ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है
कि OSI मॉडल की 5वीं लेयर कौन सी है या तीसरी लेयर कौन सी है, या कुछ भी नंबर दे के पूछ सकता है कि इस नंबर की कौन सी लेयर है, और एक क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। तो OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर होती हैं। पहली है फिजिकल लेयर, दूसरी है डाटा लिंक लेयर, तीसरी है आपकी नेटवर्क लेयर, 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, और 5 है सेशन लेयर। ठीक है, 5 हो चुकी हैं। और आपका 6 है प्रेजेंटेशन लेयर, और 7 है आपका एप्लीकेशन लेयर। इसको याद करने की क्या ट्रिक है ये देख लीजिए। इसको याद करने की ये एक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, इसको याद करना पड़ेगा। प्यारे दोस्त नरेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। इस ट्रिक को आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसी से आपको याद भी हो जाएंगी। जैसे प्यारे यानी पी से हो जाएगा आपका क्या, फिजिकल लेयर, डी से हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, एन से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, टी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से हो जाएगा आपका क्या, एस से क्या हो जाएगा सेशन लेयर, एस से सेशन लेयर हो जाएगा, और पी से क्या हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरीके से आप सातों की सातों लेयर को सीरियल वाइज यानी इनके नंबर से याद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है, किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी OSI मॉडल की लेयर है बताओ। अभी आपको मैंने बताई कौन कौन सी है, तो इन चारों में से आप सोचो कौन सी हो सकती है। आप पढ़ लीजिए पहले इसको पढ़ लीजिए। 4 हैं, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, या डी सभी। भाई ये तो सभी हो जाएगा ना, इसका तो गलत करने के चांस ही नहीं है। 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है। URL में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नोट डाउन कर लीजिए। URL में डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है, प्रोटोकॉल से, फाइल से, सर्वर से, या डायरेक्टरी से। बताओ इसका क्या सही आंसर होगा, बताइए दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वर से इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए URL के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं URL के वेबसाइट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अगर पूछे कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल आधारित आर्किटेक्चर को इस रूप में जाना जाता है, लैन, ATM, FDDI, और डी ऑप्शन है आपका क्लाइंट सर्वर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका 8वे का लैन होगा या ATM होगा, बताओ इन दोनों में से ही सही है। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ATM इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है एक वेब पब्लिशिंग टूल, इनमें से कौन सा है, नेविगेटर, फ्रंट पेज, पेज मेल, या हॉटमेल। बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका फ्रंट पेज। ठीक है जी, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रंट पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित यानी डेवलप एक वेब पब्लिशिंग टूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम में बाहरी एक्सेस को रोकता है, कहने का मतलब आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, और एक सॉफ्टवेयर जो किसी मतलब बाहरी खतरे को, एक बाहरी वायरस को रोकता है आपके कंप्यूटर में आने से, उसको एंटर करने से, तो उसको गेटवे बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं, या उसको हम डी सभी बोलते हैं। तो सभी तो होगा नहीं। रात के 3 बजे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और पसीने में पूरा मैं लथपथ हूँ। ठीक है, कोई पंखा मेरे आसपास नहीं है, क्योंकि अगर पंखा चलाऊंगा तो इसमें वीडियो में आवाज़ आएगी, वॉइस ब्रेक होगी और आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए यार मतलब बहुत ही मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा हमारा साथ देना चाहिए, हमें मोटिवेशन करना चाहिए। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ओ लेवल एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके, पास कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फायरवॉल जो है आपके कंप्यूटर में किसी बाहरी खतरे को, किसी बाहरी वायरस को आपके कंप्यूटर में एंटर करने से रोकता है, प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेलनेट क्या है बताओ। व्हाट इज़ टेलनेट, इस तरीके से भी पूछ सकता है। दूरसंचार नेटवर्क है, टेलीफोन होगा, टेलीफोन नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी है टर्मिनल नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर डी स्थलीय नेटवर्क है। तो इसका जो बताओ सही आंसर हो क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा,
तो इसका जो भाई दो फर्स्ट 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर संचार नेटवर्क। जो टेलनेट है वो दूर संचार नेटवर्क होता है, ठीक है। नंबर 12 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन सा केबल आमतौर पर लीनियर बस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कौन सा केबल जो है वो आमतौर पर लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है जी, लीनियर एक बस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बताओ इसका सही आंसर आपको बताना है। टेलीफोन केबल, फाइबर ऑप्टिक, थिन कोएक्सल केबल या ट्विस्टेड पेयर। बताओ सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, बताओ आपको क्या लगता है कौन सा आंसर जो है सही होगा। टेलीफोन केबल, फाइबर ऑप्टिक, थिन कोएक्शियल केबल या डी ट्विस्टेड पेयर। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, थिन कोएक्शियल केबल, ठीक है। थिन कोएक्शियल केबल सही आंसर हो जाएगा। पसीने टपक टपक डल रहे हैं, ठीक है, छोड़िए आप उसको, मेहनत पे मेहनत करिए। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ये क्वेश्चन यार बार बार आता है एग्जाम में। IPv4 और IPv6 हर शिफ्ट में आ जाता है, मतलब कहने का ये हर बार, जैसे जुलाई में एग्जाम हुए अब जनवरी में होंगे फिर भी आएगा क्वेश्चन ये। तो IPv4 में IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। अगर IPv4 दे तो हो जाएगा आपका, देखिए ये होता है ना, ये होता है 8 बिट का होता है ये, ठीक है। तो 8 बिट का 8 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे पूछा है 8, तो 8 की गुना 4 से करो तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 8 का 4 में गुना करोगे 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट। बिट और बाइट इनमें से कौन सा बड़ा है बताओ, बिट बड़ा है या बाइट बड़ा है। तो होंगे दोस्तों कि बिट बड़ा होता है या बाइट बड़ा होता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है, ठीक है। 8 बिट को मिला के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। तो इसमें क्या दिया है, IPv4 दिया है। तो 4 की गुना 8 से करोगे 32 हो जाएगा। तो 1 बिट बराबर, सॉरी 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितने, IPv6 में पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 128, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग कर ट्रांसफ़र किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं या नहीं, ये पूछा है। FTP का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग करके ट्रांसफर करते हैं। तो यार सवाल ही मतलब ख़राब है नहीं। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो भाई फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है इंटरनेट पे, FTP का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बोला है इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को, तो गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉल्स सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं। URL में डोमेन नेम से, ये तो 5 क्वेश्चन लगता है रिपीट हो चुका है। इसका तो मैंने बताया था, सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एच टी टी पी का पूर्ण रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, HTML का पूर्ण रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर, ये क्या है भाई, हाइपीनेशन टेस्ट मार्किंग लैंग्वेज, छोड़ो यार जो सही है वो देखो ना आप। तो हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आपका जो है हो जाएगा। 19, SMTP का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, आप सभी जानते हैं। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मुझे लगता है कि दो ऑप्शन सेम हैं। ए भी सेम लग रहा है मुझे और यहाँ पे सी भी सेम ही लग रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इन मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। ऑप्शन 2 है जो सेम है, तो आप पहला मान सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सही हैं वैसे। तो ये हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं मिलेंगे कभी, एग्ज़ाम में सोचो कि सर 2 सेम हो जाए तो क्या करें, एग्ज़ाम में एक ही सही होगा। चलिए डी, FTP का पूर्ण रूप क्या है।
FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज। तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेटवर्क इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका FTP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ASP इज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। जो ASP है क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है या नहीं, ये आपसे पूछा है। ASP की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है या नहीं, आपसे ये पूछा है। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, JPEG फुल फॉर्म क्या है। JPEG की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। देखिए फॉर्मेट होता है इमेज फॉर्मेट, JPG, PDF ये सब क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं इमेज के। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप या जॉइंट फोटोग्राफिक, ये तो सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अर्पा का पूर्ण रूप क्या है। अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोफाइल एजेंसी, एडवांस रिएक्शन प्रोजेक्ट एजेंसी या एडिक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की फिजिकल केबल में सबसे तेज संचारण गति है, बताओ। ये तो भाई इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। किस प्रकार की फिजिकल केबल में सबसे तेज पूछा है संचारण गति है, तो सही आंसर क्या होगा इसका। अरे सही आंसर क्या होगा इसका बताओ, सोचो समझो, सोचो सोचो सोच लो आप। कोएक्सियल केबल होगा, माइक्रोवेव होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल होगा या ट्विस्टेड वायर केबल होगा। सही आंसर कमेंट में करिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं क्या, इसका हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26, कौन सा मान्य इमेज फॉर्मेट नहीं है। जो इमेज फॉर्मेट आपने सुने हैं, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, कुछ बच्चे क्या करेंगे आपका आंसर ढूंढेंगे इसमें। अरे आंसर मत ढूंढो इसमें आप ना सही ढूंढो कौन कौन से हो सकते हैं, नहीं अपना आप मिल जाएगा। जब आप सही ढूंढोगे जोन जोन से होते हैं तो भाई गलत तो अपने आप ही मिल जाएगा। PDF होता है जी, बिल्कुल ख़त्म करो। JPG सुना है जी, सुना है, ये भी ख़त्म करो। टिफ सुना है जी, सुना है, ये भी ख़त्म करो। तो अब बचा क्या आपके पास, क्या 20 ऑप्शन बचे हैं और नहीं सर एक ही तो बचा है, तो वही तो आंसर होगा भाई। तो आंसर हो जाएगा MPEG। ये तो यार फॉर्मेट ही नहीं सुना हमने, तो हो जाएगा डी, MPEG गलत हो जाएगा, ये इमेज फॉर्मेट ही नहीं है। 27, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी के टुकड़े को हम पैकेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28, डाउनलोड का अर्थ है अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करना। अरे ये कैसा डाउनलोड हुआ सर, इसका तो फॉल्स होना चाहिए, तो भाई फॉल्स ही कर दो फिर। क्या कर दो सर, फॉल्स ही कर दो। इस क्वेश्चन को पढ़ के पता नहीं लग रहा आपको क्या। डाउनलोड का अर्थ है अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल, अरे कॉपी का डाउनलोड का क्या मतलब है, आंसर फॉल्स हो जाएगा। जब कर्सर पॉइंटर एक हाथ में बदल जाता है तो आप एक हाइपरलिंक पर होते हैं। सर ये तो ट्रू है, तो भाई ट्रू ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ट्रू ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जब भी आप मान लीजिए लैपटॉप पर हैं, आप काम कर रहे हैं और आपका जो कर्सर है वो किसी हाथ में, आपने सुना है ना, सुना नहीं मतलब आपने देखा होगा, हाथ में बदल जाता है वो उस तरीके से, तो वो क्या होता है, मतलब ये कोई लिंक है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है आप एक हाइपर लिंक पर होते हैं। तो ये सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। भाई जो पढ़ाता हूँ समझ में तो आता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हमें, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। एक लड़की का मैसेज आया था शायद कि सर VDU विजुअल डिस्प्ले, ऐसा ही कुछ पता नहीं क्या कमेंट करा था उसने लड़की ने, कि सर इसका फुल फॉर्म गलत बताया है आपने। अरे पता नहीं नाम, पता नहीं क्या पूछा था उसने, समझ नहीं आ रहा अभी। चलो छोड़ो, अगर याद आ गया तो बताता हूँ आपको। मेल सर्वर से मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, बताओ। मेल सर्वर से मेल लाने के लिए और मेल भेजने के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसमें से लाने वाला कौन सा है और भेजने वाला कौन सा है, दोनों बताओ आप।
बताइए दोस्तों, मेल सर्वर से मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? HTTP का करते हैं, POP3 का करते हैं, SMTP का करते हैं या FTP का करते हैं? तो देखिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद है POP3, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये क्या होता है? मेल को लाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन और भी फुल फॉर्म जो लिखे हैं इंपॉर्टेंट है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है क्या? SMTP का। सिंपल मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP का यूज़ करते हैं। और FTP फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी फुल फॉर्म होगी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ़ोन की स्क्रीन पे भी पसीने टपक रहे हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, POP3। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये क्या मतलब बार बार पसीना पसीना बता रहे हो, आप पढ़ाओ। कुछ बच्चों को पढ़ने से मतलब होता है, मतलब बहुत मेहनती होते हैं बच्चे। खैर चलो, बताओ। मेल सर्वर को मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बात क्या करी थी? मेल लाने के लिए, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया टाइप में? गलत हो गया। मेल लाने के लिए नहीं, मेल भेजने के लिए। मेल सर्वर को मेल भेजने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, यानी SMTP का। ये मैंने भी आपको बताया भी है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कल रिजल्ट आ रहा है ना, समय को पता है ना सभी को? 29 में रिजल्ट आ रहा है कल। चेक कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं। कल रिजल्ट आ रहा है 29 तारीख को, 10 से 12 बजे के बीच में आ जाएगा। दिन में, रात को नहीं, दिन में। SMTP का तो छोड़ो। SMTP का संबंध किससे है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे है? TCP/IP से है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से है, या वर्ल्ड वाइड वेब से है? अब दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है, बताओ, सोचो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो मेल की बात हुई है ना, तो मेल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्यों भाई, सही बता रहा हूँ ना? सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को ट्रांसफर करने के लिए पूछ रहा है और संबंध पूछ रहा है किससे है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट के रूप में भी जानते हैं? वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट के रूप में भी जानते हैं या नहीं? तो सर ये तो जानते ही हैं, तो ट्रू हो जाएगा क्या? जी ट्रू हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर, थक चुका हूँ मैं। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर SSL किसके द्वारा विकसित प्रोटोकॉल है? कुछ बच्चे ना इतना मतलब यार बदतमीजी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फिर अनसब्सक्राइब कर देंगे, पता नहीं क्या है इनके मन में यार। मतलब किसी को आप पहले खाने को दे दो, फिर उससे खाने को वापस ले लो, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा मत करो, अगर दिया है तो वापस मत लो। चलिए, हाँ, उधार दे रहे हो क्या यार? उधार दे रहे हो क्या? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी मेहनत के बलबूते पे आप सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर देना यार सब्सक्राइब, प्लीज़। चलिए, सिक्योर्ड SSL की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है, किसके द्वारा ये है विकसित किया गया है? IFTE, एप्पल, नेटस्केप या HP? सोचो और आंसर करो, सोचो और आंसर करो भाई, सोचो सोचो। SSL पूछा है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर पूछा है, किसके द्वारा विकसित है यानी डेवलप किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेटस्केप। क्या हो जाएगा रे? सही हो जाएगा सी, नेटस्केप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 35, GIF फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है जी, एक पूर्ण रंगीन फोटोग्राफ को सेव करने के लिए उपयुक्त है? बताओ। GIF जो है ये क्या पूछा है? एक रंगीन यानी पूर्ण यानी पूरी तरीके से रंगीन फोटोग्राफ को सेव करने के लिए उपयुक्त है? नहीं सर, गलत बोल रहा है, तो फॉल्स कर दो, फिर गलत है तो क्या कर दो? फॉल्स कर दो, सही हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। 36 नंबर, वैन वाइड एरिया नेटवर्क लैन का होता तो लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का होता तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। फुल फॉर्म तीनों की इंपॉर्टेंट है, ये नेटवर्क के प्रकार होते हैं तीन, लैन, मैन, वैन। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता था, लेकिन आपकी तो जान बच गई, अब तो लैन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। कुछ बच्चों के मन में तो लड्डू फूटते होंगे, लेकिन अब भी पास होना इतना आसान नहीं है। अरे प्रैक्टिकल भी तो दोगे, अगर वहाँ फंस गए ना तो भाई साहब थ्योरी में तुम 99 नंबर ले आना 100 में से, वो सब बेकार जाएंगे आपके। तो मेहनत करो, और हम नहीं चाहते कि आप फेल हो यार। आपको पढ़ाता हूँ इसलिए कि आप मेरा नाम लो कि सर हम वहाँ से पढ़ के पास हुए हैं, अहमद सर से पढ़ के पास हुए हैं, बस ये चाहता हूँ मैं। चलिए, वैन इथरनेट पर आधारित है, नहीं या यस? तो जो आपका वैन होता है ना, ये इथरनेट पर आधारित नहीं होता, लैन होता तो सही हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गलत हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलिए, 37 नंबर 37 है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब WWW
का पूरा नाम है या नहीं बताओ। www का पूरा नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। जी सर है, तो ट्रू कर दो भाई साहब। क्या कर दो, सही कर दो, फिर से ट्रू हो जाएगा जी। 38 कैस्केडिंग स्टाइल सीट। यार मैं आंसर बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं। सर ये कैसे करते हो भाई? CSS का पूर्ण रूप क्या कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सैंपल होता है, कैस्केडिंग ससलेट सीट होता है। ये तो सब बकवासबाजी लिखी है। देखिए फालतू के क्वेश्चन टाइप करवाते हो ना आप मुझसे, ये सब फालतू के टाइम वेस्ट करवाते हो। अरे CSS का फुल फॉर्म जैसे पूछा है तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। चलिए ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन गया, आपको रिवीजन के समय पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने 4 ऑप्शन देके हिल जाओगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया दिमाग में घूमेगा कि सर ने बताया तो था, क्या करूँ, कैस्केडिंग स्टाइल सीट बताया था या कैस्केडिंग स्टाइल सैंपल बताया था। तो अगर आप इन ऑप्शनों को देखोगे ही नहीं, मतलब आप सोचो, ये ऑप्शन जो है आपने देखे ही नहीं, आपने केवल कैस्केडिंग स्टाइल सीट देखा, इसको 2 बार ही पढ़ लिया आपने, तो बस कहानी होगी खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुरंत दिमाग जाएगा आपके कि सर ने बताया था कैस्केडिंग स्टाइल सीट, क्योंकि आपने और ऑप्शन देखे नहीं है, वो याद ही नहीं आएंगे भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फालतू के ऑप्शन मत लिखवाया करो मुझसे। कुछ बच्चे का ये कहना है कि 4 ऑप्शन से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। करो प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करो। 39 नंबर, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? टाइम वेस्ट होता है, मेरा तो होता ही है, आपका भी होता है। जो 20 मिनट की वीडियो है वो 40 मिनट में बनवाते हो तुम। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? 5 4 2 3। वेबसाइट होती है 2 प्रकार की, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। अंतर क्या है सर, बताता हूँ। देखिए नोट, वेबसाइट 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है और आपकी दूसरी कौन सी होती है सर? डायनेमिक वेबसाइट होती है। ठीक है, जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है उसको आप भी बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है, इसमें HTML कोडिंग वगैरह की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, कोई भी इसको आसानी से बना सकते हैं, खर्चा वगैरह भी इसमें बहुत ही कम लगता है। लेकिन और इसको वेबसाइट को कहीं से भी आप अगर लॉगिन करोगे, मतलब लॉगिन नहीं, कहीं से भी आप जैसे क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे, कहीं से भी आप देखोगे तो सबको एक समान दिखेगी, कोई भी देख सकता है इसको। ठीक है, लेकिन जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं बहुत खर्चीली होती है, बहुत खर्च आता है इनको बनाने में, और इनको वही यूज़र देख सकते हैं, वही उपयोगकर्ता देख सकते हैं जो इन पर लॉगिन हो। जैसे आपने किसी वेबसाइट पर कोई कोर्स परचेज किया है, कोई कोर्स खरीदा है, तो जिस बच्चे ने कोर्स नहीं खरीदा है वो तो उसकी केवल होम पेज तक ही जाएगा ना, समझो, वो तो उसके केवल होम पेज तक ही गया, उसकी वेबसाइट के कंटेंट देख सकता है वो। लेकिन जिसने उस वेबसाइट का कोई कोर्स या कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो अपनी लॉगिन आईडी डाल के उसके अंदर भी जा सकता है। अंदर कहाँ, जो जहाँ पे उसने कोई परचेज किया है, जो उसने कुछ खरीदा है, वो उसको देख सकता है, आप नहीं देख सकते। तो ये होता है स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में अंतर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। 40 नंबर, 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस। मोडेम की गति मापने के लिए क्या इकाई है? KBPS, BPS, बाइट या बिट? बताओ 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 जल्दी। KBPS होता है, BPS होता है या नहीं? बताओ जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका BPS, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिट्स पर सेकंड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ईमेल में CC का क्या मतलब है? CC का मतलब क्या होता है? ईमेल देखा हुआ है, आप ईमेल करते हो तो ऑप्शन मिलते हैं 2, CC और BCC। इनका मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई ईमेल भेजी है मुझे, मान लो मुझे भेजी है आपने कोई ईमेल, ठीक है, या मैंने आपको भेजी है, तो मैं चाहता हूँ जो मैंने ईमेल आपको भेजी है वो मैं सभी स्टूडेंट को भेजना चाहता हूँ, सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर हैं उनको मैं सबको भेजना चाहता हूँ। तो कैसे भेजूंगा? तो मैं CC का प्रयोग करके भेज सकता हूँ। फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है भाई, क्या होती है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म होती है सर कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है सर, तो आपने कोई ईमेल भेजी तो वो सभी को चली गई, ठीक है, उनको पता भी चल गया कि ये ईमेल किसी और को भी भेजी गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल मैं आपको भी भेजूं और अपने सारे सब्सक्राइबर को भी भेजूं और उन्हें पता भी ना चले कि ये ईमेल किसी और के पास भी गई है, तो फिर हम यूज़ करते हैं किसका मेरे भाई? BCC का। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया CC और BCC क्या होता है? CC का मतलब होता है आपने कोई ईमेल किसी को भेजी और उन्हें पता चल गया कि ये ईमेल किसी और को भी भेजी गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन्हें पता ही ना चले कि ये ईमेल किसी और को भी भेजी गई है तो आंसर हो जाएगा BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, डेटा प्राप्त करने वाले एक एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है, उसको बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर, क्या क्लाइंट, वेब सर्वर या सर्च इंजन? सर उसको हम क्लाइंट प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हो रे? अरे उसको हम क्लाइंट प्रोग्राम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा सर। चलो जी, ऑप्शन नंबर B सही कर लो। क्या हो गया, ब्रूस नहीं चल रहा?
पसीना टपक रहा है ना, इसलिए चल नहीं पा रहा है। 44, इमेज और हाइपरलिंक दोनों को HTML में एक टेबल में शामिल नहीं किया जा सकता। एक टेबल में शामिल नहीं किया जा सकता ये पूछ रहा है, तो सर ये तो गलत है। कर सकते हो जी, कर सकते तो हैं, तो गलत कर रखा है ना इसने, गलत एक लिख दिया, चलो गलती से कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा सर, नहीं किया जा सकता इसलिए गलत है, कर सकते हैं, अगर होता कर सकते हैं तो सही कर लेते आप इसको, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, गलत हो जाएगा। इमेज और हाइपरलिंक दोनों को HTML में एक टेबल में शामिल कर सकते हैं, ये सही आंसर है। एक मेटा सर्च इंजन, एक मेटा सर्च इंजन मतलब जो 2022 में एग्जाम हुआ है ना अभी अप्रैल में और मार्च में, उसमें आया था मेटा सर्च इंजन क्या है, 5 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो जिसको मैंने पढ़ाया था वो पढ़ के गया होगा, तो भाई 5 नंबर पक्के आए होंगे उसके। एक क्वेश्चन हो रहा था W3.CSS यानी फ्रेमवर्क वाला, वो भी सेम टू सेम आया था भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताए थे वही क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ था। मेटा सर्च इंजन अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस रखता है या नहीं, बताओ। अरे बताओ, मेटा सर्च इंजन जो है वो अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डेटाबेस रखता है या नहीं रखता है, यही आपसे पूछा है। तो इसमें क्या कर दोगे आप, फॉल्स करोगे, नहीं करोगे, फॉल्स करेंगे सर, फॉल्स करोगे, ये नहीं रखता है अपनी इंफॉर्मेशन। 46, वर्चुअल दुनिया डैश नामक एक कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करके बनाई गई है। वर्चुअल दुनिया VRML, बी है CGI, सी है जावा और डी है HLTM। अरे ये HTML होगा, HLTM लिख दिया, छोड़ो। तो सही आंसर तो सर क्या है इसका, सही आंसर है सर इसका VRML, इस लैंग्वेज का उपयोग करके वर्चुअल दुनिया बनाई गई है। चलो URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, स्क्रीन पे आगे पीछे हट रही है पसीनों से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है, कहाँ लिखा है, पहले पे ही लिखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए, URL के कितने भाग होते हैं, URL के कितने भाग होते हैं, मैंने तो भाई वीडियो के शुरू में ही बताया था। URL के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, नहीं होते हैं URL के, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 3 और 3 आंसर है, 3 पे लिखा है, 3 आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलिए, वेब सर्वर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश एड्रेस की आवश्यकता है। वेब सर्वर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश एड्रेस की, हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, IP एड्रेस होगा, मॉडेम होगा, नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, गेटवे होगा या सभी, तो सभी तो हो नहीं सकता, ठीक है, गेटवे नहीं हो सकता, मॉडेम नहीं हो सकता, तो सर सही आंसर तो फिर एक ही बचा, क्या, IP एड्रेस। हर कंप्यूटर का अपना एक अलग एड्रेस होता है, IP एड्रेस बोलते हैं उसको, और किसी भी कंप्यूटर का यानी 2 कंप्यूटर का एक सेम IP एड्रेस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें जरूर होगा, अलग अलग एड्रेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको IP को, ठीक है, तो IP एड्रेस होना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कंप्यूटर अपराध को डैश के रूप में जाना जाता है, हैकिंग, कंट्रोल, साइबर क्राइम या नन ऑफ दीज। तो जो आपके जो है हैकिंग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर अपराध को, तो उसको हम सर हैकिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है जो होमवर्क के लिए बताया था, कंप्यूटर को हैक करना कानूनी तौर पर हमेशा गलत या अपराध माना जाता है, तो बताओ। यहाँ पर हैक करना कानूनी तौर पर, और इसमें ऐड कर लो, कानूनी तौर पर हमेशा गलत या अपराध माना जाता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी को इसका आंसर करना है, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को आंसर करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलिए बताओ, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना मुझे, मैं वहाँ पर देख लूँगा किस किस ने आंसर बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में उन सबका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है। जो इससे बाद वीडियो आएगी उसमें उन बच्चों का नाम लिया जाएगा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। चलिए, आपकी जो है M2R5 का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, अब सेकंड चैप्टर आएगा, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आ जाएगा, क्योंकि और मॉड्यूल पर भी अभी वीडियो बनानी है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।